हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। कल के दिन मैंने एक टॉपिक कवर किया था, आपको बताइए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका आईपीओ से लेकर डिटेल में हम लोगों ने सारे बेसिक चीज़ों को कवर किया था। रिस्क भी पॉइंट वाला मैंने बात यहाँ पे की थी। और इस वीडियो में मतलब उस वीडियो की अगर बात करें तो आपको बताइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैंने एक बात भी आपके सामने यहाँ पे रखी थी कि क्या उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। एंड काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया कि यस सर, कि शेयर होल्डिंग कोटा इसको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स है, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो यहाँ पे बना दो। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ की भी अगर हम लोग बात कर ले, एम्प्लॉयज़ कोटा की बात कर ले, तो इसको लेकर भी कुछ छोटे मोटे डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं सामने। तो सभी चीज़ों को इसी वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक्स भी यहाँ पे करेंगे, तो इनके एप्लीकेशन शुरुआत में ही रिजेक्ट होने वाले। तो सारी A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। पहले तो मैं डिस्क्लेमर क्लियर कर दे दूँ, देखो आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है, 1 लॉट में करना है, 100 लॉट में करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। मैं सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके बेसिक डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये डिस्क्लेमर लेकर यहाँ पे चल लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केस नंबर 1, केस नंबर 1 मतलब क्या है कि आप एचडीबी फाइनेंशियल के एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग सुनने वाले तो वही होंगे कि भाई हम एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक है। एंड आप उसी के साथ साथ शेयर होल्डर भी नहीं हो, ठीक है। आपको बताया ना शेयर होल्डिंग कोटा भी है। सो आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। शेयर होल्डिंग कोटा में आपको बताया ना एचडीएफसी बैंक का शेयर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एकदम नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। मतलब ये केस 1 है। मतलब आपके लिए ये जो आईपीओ है, ये इट जस्ट लाइक अ नॉर्मल आईपीओ, ठीक है। इसके पहले आपने जितने आईपीओ में अप्लाई किया है, बस आपको वैसे ही अप्लाई करना है। मतलब क्या है कि आपके पास 2 ही चॉइसेस होंगी, आइदर आप रिटेल में अप्लाई कर लो या फिर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम लोग चाहे तो आप एचएनआई भी बोल सकते हो, उसमें अप्लाई करो। दोनों में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। तो बस आपके लिए वो आईपीओ इतना सिंपल हो गया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? अगर आप ना तो एम्प्लॉय हो, ना तो आप शेयर होल्डर हो, ठीक है, आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स भी नहीं है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे, मतलब किधर तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो आप चॉइस कर लो कि आपको रिटेल में जाना है। रिटेल तो आपको बताइए ना कि मिनिमम तो आपको 15,000 के आसपास, और रिटेल में ही रहना है तो 2 लाख के नीचे रहना पड़ता है। एंड अगर आप 2 लाख के ऊपर चले गए तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं। और एचएनआई में भी 2 प्रकार है, एक है स्मॉल और दूसरा है बिग। बिग में क्या रहता है 10 लाख के ऊपर, और स्मॉल में 2 लाख के ऊपर बट 10 लाख के नीचे। इतना तो हर किसी को पता ही है जो शेयर मार्केट में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए जस्ट एक नॉर्मल आईपीओ हो गया, ठीक है, जिनके पास ये चीज़ें है नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड सिनेरियो के ऊपर, और यही से सारा मतलब मैक्सिमम लोग वीडियो को देखना यहाँ पे चाहेंगे। कौन सा? कि शेयर होल्डिंग कोटा। शेयर होल्डिंग कोटा मतलब क्या दोस्तों? यस, कि आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स है, ठीक है। जिसके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स है तो वो क्या कर सकते हैं, 2 बार अप्लाई कर सकते हैं YES, यस, 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? तो पहला तो आप नॉर्मली जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये देखो इस प्रकार का जो सिनेरियो था, इधर रिटेल में जा सकते हो या फिर एचएनआई में जा सकते हो, एक कोई तो चॉइस होती है उसमें, ठीक है। एंड अगर आपके पास शेयर है एचडीएफसी बैंक का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर होल्डिंग कोटा में भी अलग से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। मतलब आप 2 बार अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आई नो काफ़ी डाउट्स आपके दिमाग में आए होंगे, तो डाउट्स को भी मैं क्लियर करूँगा कि आप सर कह रहे हो कि कौन सा शेयर यहाँ पे होना चाहिए शेयर होल्डिंग कोटा के लिए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया एचडीएफसी बैंक, ठीक है, दैट्स इट, ओनली ये। कुछ लोग कमेंट लिख रहे हैं सर एएमसी है मेरे पास एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। अरे नहीं भाई, सिर्फ एचडीएफसी बैंक जो उसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी है, दैट्स इट। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर है, दैट्स इट, तो ही आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो। रुकिए, अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, जिसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, जो कि है डेट। कौन से तारीख को एचडीएफसी बैंक का शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? काफ़ी लोग अभी मतलब कल खरीद के रख दिए, परसों खरीद के रख दिए फॉर एग्जाम्पल, तो भाई आपका नाम नहीं आने वाला है। तो तारीख क्या है दोस्तों? तारीख है 18 जून 2025, ठीक है। 18 जून 2025 के दिन भी 3:30 बजने तक अगर आपने एचडीएफसी बैंक का एक शेयर भी खरीदा है, एक भी शेयर, तो भी आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 18 जून साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। 18 जून को आपने खरीदा 3:30 बजे तक, ठीक है। एंड अगर वो आपके पास अगर रहेगा शेयर, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई तो पूछेगा ही, मुझे पता है सर मैंने तो 19 को खरीद लिया, बस एक ही दिन लेट खरीद लिया, नॉट एलिजिबल,
19 के खरीदो, 20 को खरीदो, आज खरीदो, कल खरीदो, कोई बात नहीं, आप खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी, बट आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। देखिए अप्लाई करने वक्त जाओगे तो अप्लाई हो जाता है, वहाँ पे एरर बिरर तो आता है नहीं, ठीक है, बट कोई फ़ायदा नहीं, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि 18 जून के टाइम पे ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, HDFC बैंक की जो लिस्ट है शेयर होल्डिंग की, उसमें नाम लिखे हुए रहेंगे, ठीक है, पैन कार्ड चला जाता है, और आप जब शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई करने जाओगे तो वो मैच हो जाता है, ठीक है, तो ही आप कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें भी मुझे पता है कि कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे डाउट्स आते हैं, सर मैंने तो 2 साल पहले खरीदा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी आप एलिजिबल हो। मैंने क्या बोला है, 18 जून तक आपके पास वो शेयर यहाँ पे पोर्टफोलियो में यहाँ पे होने चाहिए, 18 जून, ठीक है। आपने अगर 10 साल पहले खरीदे थे पर आपने 18 जून को ही बेच दिए, कोई फ़ायदा नहीं फिर, ठीक है, आपने बेच दिए ना, ठीक है, तो फिर फ़ायदा नहीं। तो 18 जून तक अगर 3:30 बजने तक आपका पोर्टफोलियो में अगर HDFC बैंक का शेयर है, मतलब आपने खरीदा भी 18 तारीख को भी खरीदा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। आई होप मैंने बहुत रिपीटेशन किया है, बट अभी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, एक शेयर भी होगा तो भी चल जाएगा, फाइन, उसके बाद आप कितने भी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन दोस्तों आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि अलॉटमेंट कैसे होगा शेयर होल्डिंग कोटा की। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लो तो अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर होता है। यस, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम नहीं होती है, ठीक है, वरना आपने नॉर्मल आईपीओ में क्या देखा है, हम रिटेल में अप्लाई करते हैं, HNI में भी अप्लाई करते हैं और ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, आप मान के चलो, तो क्या होता है, लॉटरी बेसिस के हिसाब से किस्मत चमक गई तो मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा में दोस्तों लॉटरी सिस्टम नहीं होती है, क्या होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से आपको यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे मिलता है। मतलब देखिए, अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपको पता ही है आप मिनिमम रिटेल में कितनी चीज़ें होती है दोस्तों, वैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इधर 1 लॉट के लिए या फिर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए, मतलब 2 लाख के नीचे ही रहना पड़ेगा, और जो मिनिमम है 14,800, वही यहाँ पे चीज़ें एप्लीकेबल यहाँ पे रहती है। सो प्रोपोर्शनेट मतलब क्या दोस्तों, कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाएंगे शेयर होल्डिंग कोटा में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लॉट्स, ठीक है, किसने यहाँ पे खरीदने की कोशिश की है उनका नाम पहले आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 13 लॉट, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये 2 लाख वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि लिस्ट निकलेगी, ठीक है, शेयर होल्डर सिर्फ शेयर होल्डिंग कोटा में, तो बोलेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लॉट कितने का है, 13 का है, ठीक है, तो 13 वाले कितना है, तो उनका नाम बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, 12 वाले, अगर 12 वाले कौन है तो उनका नाम लिखो, फिर 11 वाले कौन है, ऐसी लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों। एंड अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब अगर यहाँ पे हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई कि सबसे ज़्यादा किसने, 13 वाले, तो उनको पहले यहाँ पे शेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है, लॉट्स के हिसाब से। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती है। तो इसीलिए जब भी शेयर होल्डिंग कोटा में जाते हैं ना, मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा बिड लगाया जाए ताकि हमारा नाम पहले ही आ जाए, ठीक है। सो इस प्रकार से चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसी को बोला जाता है दोस्तों प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से, ठीक है। मैं और थोड़ा आगे आऊँगा तो आपके और डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय के ऊपर मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते भी है, नो डाउट, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यहाँ पे, सर यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय, तो दोस्तों ओनली एंड ओनली HDB फाइनेंशियल के एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे HDFC बैंक के अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा बिगनर के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे शेयर होल्डिंग कोटा में HDFC बैंक का शेयर चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए HDFC बैंक का एम्प्लॉय नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब सिर्फ HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के एम्प्लॉय वही कंसिडर यहाँ पे किए जाएंगे, ठीक है। फिर HDFC बैंक नो फायदा, HDFC AMC नो फायदा, लाइफ इंश्योरेंस नो फायदा, ओनली HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। देन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने नोट करके यहाँ पे चलना है, कौन सा, कि अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब मतलब समझते हो ना, कि मान लो कि कंपनी यहाँ पे आपको बोल रहे कि सिर्फ हमारे पास 100 शेयर्स है, और खरीदने के लिए भाई मान के चलो एक सेकंड के लिए कि 1000 लोग आ गए शेयर खरीदने के लिए, एप्लीकेशंस आ गए, मतलब क्या हो गया, ह्यूज डिमांड। मतलब आप देख सकते हो कि 100 के लिए 1000 लोग खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को बोला जाता है ओवर सब्सक्राइब। और वहीं पे अगर 100 शेयर्स है बट अगर 90 लोग ही खरीदने के लिए आ गए तो अंडर सब्सक्राइब। सो अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया, जो कि HDFC बैंक का ही IPO आपको पता ही है भाई, तो ओवर सब्सक्राइब तो होने के चांसेस रहते ही रहते हैं, पहले दिन ही आप शायद से सुन लो, ठीक है। सो अगर IPO, बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों, कि जिस वक्त HDB फाइनेंशियल का IPO को लेकर अगर ऐसी खबर आ गई कि HDB फाइनेंशियल का IPO ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखना कि आपको सिर्फ मिनिमम लॉट ही मिलेगा फिर, ठीक है। ये यूजुअली हर IPO में होता है, मिनिमम लॉट ही मिलेगा। मतलब सर से कुछ समझा नहीं। देखिए, अगर आप रिटेल में एप्लीकेबल करने जा रहे हो, आप सिर्फ रिटेल में ही यहाँ पे लगा रहे हो, और आपने यहाँ पे 13 लॉट लगा दिए, ठीक है, 13 लॉट,
बट आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। एंड अगर मान लो जिस दिन आप अलॉटमेंट चेक करने का डेट रहता है ना कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, और आप चेक करें आपका नाम आ गया, आप पागल हो गए खुशी से, अरे भाई मैंने तो 13 लगा दिए थे। कोई फायदा नहीं दोस्तों, आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों को कवर करने की कोशिश करते हैं, भाई हर किसी को दे दो करके। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, क्या बोला कि आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो उसमें जो मिनिमम है लॉट वही आपको मिलेगा। मतलब अगर आप रिटेल में यहाँ पे जाते हो दोस्तों, तो रिटेल का मिनिमम क्या है, रिटेल का मिनिमम है 14,800। इवन दो अगर आप 13 में भी जाते हो तो भी आपको एक ही मिलेगा। शेयर होल्डिंग कोटा में भी, यस शेयर होल्डिंग कोटा में भी वही होगा कि अगर आप शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई करने के लिए जाते हो, आपका नाम भी आते हैं शेयर होल्डिंग कोटा में लग गया, तो भी आपको मिनिमम 14,800 वाला ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग यार, हर किसी को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर आप स्मॉल HNI में जाते हो, ठीक है, उसमें भी अगर आप यहाँ पे मान लो 67 के लिए जाते हो, मैं सिर्फ थियरी बताना चाहूँगा, आपका नाम आ गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो आपको कितने मिलेंगे, यस आपको ये नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये 14 मिनिमम 2 लाख वाला ही मिलेगा। एंड दोस्तों देन बिगेस्ट पॉइंट, जितना हो सके स्टार लगा लो। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, कौन सा, कि बिग HNI। मैंने बिग HNI में अप्लाई किया था, ठीक है, 10 लाख के ऊपर अप्लाई किया था और मेरा नाम आ गया, तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिनिमम स्मॉल HNI वाला 2 लाख वाला ही लॉट मिलेगा। यस अरे सर आपने बोला मिनिमम 10 लाख तो मिलना चाहिए, नहीं, बिग HNI में अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया एंड अगर आपका नाम आ गया तो भी आपको 2 लाख वाला ही लॉट मिलेगा, ठीक है। यही सिस्टम है भाई, ठीक है, हर किसी को ये देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने मल्टीपल आईपीओ में अप्लाई किया, HNI में कैटेगरी में ही मैं अप्लाई करता हूँ, एंड उसके बाद जब मेरा नाम आया है, ठीक है, तो स्मॉल इसमें ही 2 लाख के आसपास ही यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 10 लाख का लगा दूंगा तो मुझे 10 लाख का मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, तो आपका नाम इवन दो अगर आपने 10 में भी लगाया है तो भी आपको फिर 2 के हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड ये आईपीओ कैसे आप सभी लोगों को पता ही है, ओवर सब्सक्राइब के चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसा लिखकर अगर आ गया तो समझ लेना भाई आपको तो मिनिमम लॉट के हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। आइदर आपको यहाँ पे 14,800 वाला मिलेगा या फिर 2 लाख वाला ही मिलेगा, ठीक है। ये 2 ही ऑप्शन पॉसिबल यहाँ पे रहते हैं। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट, मिस्टेक, काफ़ी लोग मिस्टेक भी यहाँ पे करते हैं, कौन सा, अरे डबल लगाने के लिए जाते हैं। डबल मतलब यहाँ पे रिटेल में भी लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे HNI में भी लगाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा करोगे तो भाई आपका एप्लीकेशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कौन सा, कि शेयर होल्डिंग कोटा में लगा दिया, ठीक है, लगा सकते हो, फिर उसके बाद आइदर आपको रिटेल में लगाना है या फिर HNI, एक चुनना पड़ेगा भाई। शेयर होल्डिंग में भी लगाते, रिटेल में भी लगाते और यहाँ पे HNI में भी लगाते हो, कैंसल, ठीक है। ये मिस्टेक बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आपके पास कितने भी मल्टीपल डीमैट अकाउंट क्यों ना हो, ठीक है भाई, आपने बस एक ही पैन से एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे लगाने के लिए परमिशन होती है, ठीक है। आप बोलोगे अरे सर रुको ना, मेरे पास जीरोदा है, ठीक है, मेरे पास अपस्टॉक भी है, अरे मैंने तो ग्रो भी खोल के रखा है, मैंने एंजल वन भी खोला है, अरे 5 पैसा भी है, देन SBI भी है, मोतीलाल ओसवाल भी है, हर किसी से लगाता हूँ। अरे नहीं भाई, ठीक है, आप किधर से भी लगाओ, आपका पैन कंसिडर किया जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी यहाँ पे नहीं। देन और भी डाउट आते, सर मैंने तो मान लो HDFC बैंक का शेयर जीरोदा से उठाया था, ठीक है, क्या मैं अपस्टॉक से अगर अप्लाई करूंगा तो चलेगा, अरे चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिर्फ डबल अप्लाई मत करना, एक ही इसमें से यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने मैक्सिमम कवर कर ली। अच्छा एक डाउट यहाँ पे और रह गया, शेयर होल्डिंग कोटा वाला ही, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 18 जून 2025, ठीक है, ये लास्ट यहाँ पे हम लोग को चीज़ देखने को मिली। अच्छा अगर मान लो किसी ने शेयर HDFC बैंक का पहले से खरीद के रखा हुआ था और उस इंसान ने 19 जून को शेयर को बेच डाला, 19 को बेच डाला, देखो जो 19 को खरीदेगा उसको तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है शेयर होल्डिंग कोटा में, बट जिसने बहुत समय से पहले से खरीद के रखा होता बट 19 तारीख को बेच डाला, तो क्या वो शेयर होल्डिंग कोटा में आएगा? ऑब्वियसली आएगा। मैंने क्या बोला है आपको, 18 तारीख तक 3:30 बजे अगर आपका नाम उसमें है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने 19 को बेचा ना, वो 20 पे चला जाएगा, ठीक है। तो बस आपने बस एक ही चीज़ याद रखनी है, 18 तारीख 3:30 बजे से पहले जिन जिन लोगों ने बाइक खरीदा है उनके पोर्टफोलियो में है, ठीक है, वो एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।